प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की एक ऐतिहासिक यात्रा के बाद देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे और दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। दुबई में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम ने मुलाकात की है और देर रात पीएम दिल्ली पहुंच गए। तो देख सकते हैं ये उस दौरान की तस्वीर जब वो दुबई से वापस लौटे, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दुबई में उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी कि 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए 24 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं और सरकार सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों को इसके बारे में सूचित करेगी। सीएम योगी आज यूपी को कई सौगात देने वाले हैं। 50 बसों, 38 इंस्पेक्टर वाहनों और 12 पब्लिसिटी वैन को आज सीएम योगी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को अनुदान राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ भी एमओयू साइन किया जाएगा, जिसके तहत 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का सीएम निरीक्षण करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है और सीएम के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या राम कथा पार्क में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और वहां पहुंचकर वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट के निरीक्षण में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पहुंचने की उम्मीद है। सबसे पहले अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी। इंडिगो और स्पाइस जेट ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही दोनों कंपनियों को रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे। श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करेंगे। आज सीएम योगी का अयोध्या का दौरा रहेगा। तैयारियों का जायजा वो लेने वाले हैं आज वहां पर, जो एयरपोर्ट लगभग पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया है और आज अयोध्या पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो श्री राम एयरपोर्ट जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, उसी का जायजा लेंगे। मंत्री जनरल वीके सिंह भी यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जल्द ही कंपनियों के रूट भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। फिनिशिंग स्टेज पे है और इसी के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर इनका यहाँ भ्रमण प्रस्तावित है। तो उसी के दृष्टिगत आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसकी बैठक की तैयारी और उनका जो यहाँ भ्रमण होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं, इंडिगो ने हमारे यहाँ से इंडिगो एयरलाइंस ने हमारे यहाँ से उड़ान भरने के लिए अपनी इच्छा जताई है और उनका शेड्यूल है कि पहले दिल्ली और अहमदाबाद से उन्होंने शेड्यूल दिया है। दिल्ली के लिए 7 दिन और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 3 दिन तक उड़ान का शेड्यूल। रनवे के अलावा जितनी भी हमारी फैसिलिटी होती है, नाइट लैंडिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, DVR है, GP है, ये सब एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि नाइट लैंडिंग में काम आती है, वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो जहाँ तक सवाल है रनवे और ऑपरेशनल एरिया का, वो 100% पूरा हो चुका है और उसका एक जो DGCA इंस्पेक्शन होता है लाइसेंस के लिए, वो भी सफलतापूर्वक हो चुका है।
भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र के बांटने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के प्रमुख मठों को बाकायदा आमंत्रण भेजा जा रहा है। आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए कहा गया है। और लगभग 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र पूरे देश में जाएगा। तो अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा काम है। निमंत्रण देना भी आज के समय बहुत बड़ा है, तो इसलिए सबको शुरुआत कर दी। गोरखपुर में पहली बार गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ट्रेड फेयर का आयोजन किया है और इस ट्रेड फेयर में यूपी के अलग अलग जिलों के स्टॉल तो लगे ही हैं, साथ ही दूसरे प्रदेशों के स्टॉल भी यहां पर लगाए गए हैं। गोरखपुर में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये कवायद की जा रही है। करीब 200 स्टॉल स्थानीय और 100 से अधिक बाहरी स्टॉल लगाए गए हैं। गीडा सीईओ का कहना है कि पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है। गीडा लगातार अपना विस्तार कर रहा है। यहाँ पर आने वाले उद्योगपतियों को तत्काल जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। गोरखपुर में लगातार उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। ये जो गोरखपुर का ट्रेड शो है 1 से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 200 हमारे गीडा के स्थानीय उद्यमियों के स्टॉल्स हैं और 50 एमएसएमई और बाहर से आए उद्यमियों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। करीब आज के कार्यक्रम में जो B2B कार्यक्रम हो रहा है NSIC के द्वारा आयोजित है, इसमें करीब 200 के आसपास हमारे उद्यमी आके प्रतिभाग कर रहे हैं और बिजनेस को आगे कैसा बढ़ाया जाए उसकी हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं। बरेली में थाना बहेड़ी क्षेत्र के रामलीला गेट के पास कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों रुपए का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया है। रिहायशी बस्ती होने के चलते आसपास के इलाके को भी खाली करा दिया गया है। वहीं मौके पर सूचना मिलने के बाद दमकल की लगभग 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में अनूप शहर नगर पालिका परिषद के अंदर करप्शन को लेकर जमकर हंगामा हो गया। अनूप शहर में लगे लक्की मेले में अवैध वसूली को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों से नोकझोंक हुई है। दुकानदारों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया है और बीच बाजार लोगों ने नारेबाजी की। अगर उसके पक्ष में आवाज उठाएंगे तो गलत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अनूप शहर नगर पालिका परिषद के अंदर करप्शन को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। नगर पालिका में व्याप्त करप्शन को लेकर बाजार में हंगामा हुआ और अनूप शहर में लगे हुए लक्की मेले में अवैध वसूली को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों से नोकझोंक हुई है। लक्की मेले में दुकानदारों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा हुआ है और बीच बाजार लोगों ने नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मेले में अवैध वसूली की जा रही है, जबकि गली मोहल्ले में नगर पालिका द्वारा कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती। अनूप शहर धार्मिक स्थल है और यहाँ पर क्योंकि अनूप शहर गंगा घाट की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जबकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। समय समय पर अधिकारी जायजा लेते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था ठीक से न होने पर कर्मचारियों को फटकार लगती है। बावजूद इसके गंगा घाट और मोहल्ले में सफाई न करने का नगर पालिका पर आरोप लग रहा है। ये सब में पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इससे काफी बेनिफिट। जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इससे टैब कुछ जो वीडियो आते हैं उसमें समझ। कानपुर में एक महिला पार्षद की गंदगी देखने को मिली। अपने वार्ड में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की शिकायत न सुनने पर पार्षद ने जलकल ऑफिस पहुंचकर इंजीनियर की आरती उतारी। महिला ने इंजीनियर के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर पूजा की। इतना ही नहीं, महिला पार्षद ने अधिशासी अभियंता को माला पहनाकर बताशे चढ़ाए। दरअसल वार्ड नंबर 14 में पिछले 6 दिनों से पानी की दिक्कत बनी हुई है। वार्ड में करीब 5000 लोग रहते हैं। जूही गढ़ी शहीद पार्क में लगी ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से पानी की सप्लाई बंद है और इसके अलावा बम्बूरहिया और राखी मंडी की जल आपूर्ति भी पूरी तरह बंद है।
बीते 3 दिनों से गंगा बैराज से भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे तीनों इलाकों में लोगों को दर-दर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। मोटर ले लो। बांदा के बबेरू कस्बे में जूते चप्पल की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह है। लगभग 20 लाख का सामान यहां पर जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड के समय से नहीं पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। बुलंदशहर पुलिस ने सुरेश हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आसिफ और आरिफ नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आसिफ सुरेश की बेटी से प्यार करता है, जिसकी शादी दूसरी जगह तय की गई थी और इसी गुस्से में आकर आसिफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 24 नवंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया। 29 नवंबर को बरामद किया गया था सुरेश का शव और पुलिस ने फोन कॉल के जरिए हत्यारे आसिफ और आरिफ को गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि इस घटना में आसिफ और उसका एक दोस्त आरिफ, इन दोनों ने मिलकर ही सुरेश की हत्या करी है। पूछताछ से ये सामने आया कि आसिफ और मृतक की बेटी का प्रेम संबंध था और मृतक ने अपनी पुत्री की शादी किसी और से तय करी थी और जिससे शुभ होके आसिफ ने उसकी हत्या कर दी थी अपने दोस्त के साथ। महोबा में बारिश के चलते मंडी में खुले में रखी लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई। अनुमान ये है कि कई क्विंटल मूंगफली की उपज नष्ट हो गई है। कुछ किसानों ने अपनी मेहनत की फसल बचाने की कोशिश की और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। एटा में महिला के गले से सोने की चेन लूटकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर चुकी है। पूरा मामला थाना अवागढ़ क्षेत्र के मैन कस्बे का है। सोनल मैम का घर किधर है? इस बच्चे की स्कूल में पढ़ाती हैं वो, मुझे नहीं पता। मैं निकल गई, बंदर थे बहुत सारे, थोड़ा रिटर्न हुई तो वो चेन उसने एकदम से पकड़ लिया बहुत बुरी तरह से और चेन छीन के और एकदम से बाइक पे भागे दोनों। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल थी? अब बाइक तो नहीं पता, मैंने इतना ध्यान कर दिया, मुझे क्या पता था ये किस लिए आए हैं। अच्छा, चेन छीन के भाग गए आपकी? हाँ, और इधर भागे हैं, मैंने देखा है इधर भागे हैं वो। अच्छा, एटा रोड की तरफ भागे हैं। बलिया पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 2 पिकअप गाड़ियों में लदी हुई 263 पेटी अवैध शराब की पकड़ी है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 14 लाख बताई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नहरी इलाके के सोहाव पेट्रोल पंप के पास से शराब की खेप पकड़ी है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड के साथ धुंध अब छाने लगी है और राजधानी में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदलने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है। 25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं।
कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहाँ के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। 1 से 1.5 दर्जन गांव है। राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलाम नगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं, उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।